देखो, हम लोगों को आर्थिक विचारों के इतिहास में जो हमारे कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, हम सिर्फ उसकी बात करेंगे। वैसे तो बहुत विशाल कोर्स है, बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे थिंकर हैं, लेकिन हमको उतना सारे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहला आपने देखा था कि हमारा कोर्स है वणिकवाद। कोर्स में पहला चैप्टर क्या है? वणिकवाद, मार्केंटलिज्म जिसको हम कहते हैं। वास्तव में ये 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक, इसके बीच में लगभग, बल्कि 15वीं शताब्दी से ही आप मान लीजिए, लगभग 300 सालों तक पूरे यूरोप में जो विचारकों का एक समूह फैला था, उसमें राजनीतिज्ञ भी थे, व्यापारी भी थे, उसमें धार्मिक लोग भी थे, राजनैतिक भी थे, तरह तरह के लोग थे, लेकिन उन्हें किसी नाम से संबोधित नहीं किया गया था। ये नहीं कहा गया था कि ये अर्थशास्त्री हैं, ये राजनीति शास्त्री हैं, या ये धर्मशास्त्री हैं, या ये दार्शनिक हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ऐसे विचारक थे जो पूरे यूरोप में फैले हुए थे। उन सब की जो उस समय की विचारधारा थी, उसको मिला करके आगे चल करके एडम स्मिथ ने जब अपनी किताब लिखी 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, तो उसमें उन्होंने उस पूरे समुदाय को एक करते हुए उसको वणिकवाद के नाम से संबोधित कर दिया। इसका मतलब वणिकवाद उस समय नहीं पैदा हुआ। ये कब पैदा हुआ? जब एडम स्मिथ आ गए। उस समय तो लोग किसी वाद के नाम से नहीं कुछ जानते थे, बस लोग थे, फैले थे। हाँ, उन सब लोगों की विचारधारा बाय द वे एक जैसी थी। और उसका कारण ये है कि जैसे मान लो कि पूरे देश में अगर बाल विवाह प्रचलित है, तो पूरे देश में एक आदमी साउथ में है, एक आदमी नॉर्थ में है, एक आदमी ईस्ट में है। मान लो ईस्ट में एक आदमी अरुणाचल प्रदेश में है, वेस्ट में एक आदमी मान लो गुजरात का है, साउथ में मान लो एक आदमी केरल का है, तमिलनाडु का है, और नॉर्थ मान लो कश्मीर का है। तो अगर इतना दूर दूर चार लोग सोच रहे हैं और पूरे देश में बाल विवाह फैला हुआ है पहले से, तो हो सकता है कि यह बात सबके मन में एक एक आदमी के आ जाए कि यार बाल विवाह ठीक नहीं है। आ सकता है ना, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, ऐसी घटना है, ऐसा माहौल है, देश काल ऐसा है। तो यदि चारों आपस में मिले नहीं हैं, लेकिन चारों की विचारधारा कैसी होगी? एक जैसी हो सकती है। संभावना है कि नहीं है? तो ऐसी ही संभावना उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज के आपस में परिस्थितियां थीं, जो धर्म का प्रभाव था, जो चर्च का प्रभाव था, जो वहाँ की कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जो दास प्रथा थी, सामंतों का जो व्यवहार था, अपने सामंतों का व्यवहार अपने दासों के प्रति जो था, तो वह सब जिस तरह का था वो एक जैसा था। तो जाहिर सी बात है कि अगर उसमें कोई व्यक्ति सुधार चाहता है, या कोई व्यक्ति किसी के मन में पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, कोई व्यक्ति अगर उसमें थोड़ा कह सकते हो कि ज़्यादा जागरूक हो जाता है, नेता नहीं कह सकते क्योंकि नेता तो बहुत रिफाइंड शब्द है, बहुत बाद का शब्द है, जो थोड़ा जागरूक हो गया, थोड़ा समाज, हम उनको समाज सुधारक कहते थे। क्या कहते थे? समाज सुधारक। तो ऐसे लोग बाय द वे जगह जगह हुए, लेकिन सबके मन में एक ही बात आई, तो काफ़ी मिलते जुलते विचार उत्पन्न हुए, और इन सारे विचारों को बाद में एक नाम से, और उस सारे विचारों में हम अभी आगे पढ़ेंगे विस्तार से, जब वणिकवाद तब देखेंगे, सारे विचारों में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी कि नेशन मस्ट बी स्ट्रांग, कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। ये लगभग सबका विचार था कि राष्ट्र को कैसा होना चाहिए, और मजबूती होनी चाहिए। मजबूती इन द सेंस कि मजबूत किससे होगा? जैसे हम कहें कि ये लड़की बहुत मजबूत है, तो मजबूत किसी की तुलना में, बगल वाली लड़की की तुलना में इससे युद्ध होगा तो ये इसको हरा सकती है। इसका मतलब मजबूती कैसा है? मजबूती एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। किसी की तुलना में आप मजबूत होते हैं, आप एब्सोल्यूट में मजबूत नहीं होते। तो किसी की तुलना में होते हैं, तो भारत को मजबूत होना चाहिए। तो हमें फट से पूछना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तुलना में, कि बांग्लादेश की तुलना में, कि श्रीलंका की तुलना में, कि अफगानिस्तान की तुलना में, या अमेरिका की तुलना में? किसकी तुलना में होना चाहिए? हाँ, उचित तो यही है कि हम अमेरिका से अपनी तुलना करें,
तब जब हम बांग्लादेश से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे तो कितना ऊपर जाएंगे। इसलिए जब उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये था कि अगल बगल के लोगों को कमज़ोर होना चाहिए। और आपको मजबूत होने के लिए क्या चाहिए? सेना चाहिए। सेना कैसे होगी? पैसे से होगी। पैसा कहाँ से मिलेगा? तब सोना चांदी ही पैसा था। तो जिसके पास ज़्यादा सोना चांदी बुलियंस होंगे वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो सोना चांदी कहाँ होगा? तो अगर पास अपने नहीं है तो कहाँ से मिलेगा? व्यापार से मिलेगा। तो व्यापार कहाँ किया जाए? जिसके पास सोना चांदी है। तो भारत सोने की चिड़िया थी ना। तो सब लोग भारत क्यों आए? सारे यूरोपीय आए, डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, ब्रिटेन आया, सब आए ना। क्यों आए? क्योंकि उनके यहाँ ये चल रहा था कि यार सोना चांदी चाहिए। और सोना चांदी या तो खान में मिले, जैसे अमेरिका की खोज हुई और अमेरिका में बहुत चांदी मिली। भाई वहाँ बहुत चांदी मिली तो अमेरिका में सोना चांदी खूब हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि जो परिस्थितियां थी उसने ये तो कह सकते हो कि भारत में व्यापार करने आना भी किसका परिणाम था? यह उस समय की परिस्थिति का परिणाम था। आए तो सब व्यापार ही करने थे। ईमानदारी से अगर तुम देखो तो अंग्रेज यहाँ बस गए और शासन करने लगे, उसमें अंग्रेजों का उतना दोष नहीं जितना हमारा तुम्हारा दोष था ना। अगर उनकी नीयत में खोट रहा होता पहले ही दिन से, तो 1608 में एक तरह से वो सब आए ईमानदारी से, जब उनको जहांगीर से परमिशन मिली यहाँ व्यापार करने की। और 1608 से आकर के 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, याद है ना। तो यार 100 साल तक किसी ने कुछ नहीं किया, केवल व्यापार किया। तो 100 साल तक जैसे हम अगर कोई योजना, कुत्सित योजना बनाएंगे तो हमारी योजना हमारे जीवन काल तक पूरी हो जाएगी तभी ना। तो क्या हम 100 साल जिएंगे? हम अधिकतम 10, 20 साल, 25 साल, यही तो हमारी योजना के क्रियान्वयन का समय रहेगा ना। तो जिन लोगों ने योजना बनाई व्यापार करने की, उनका शासन का मन नहीं था ईमानदारी से अगर आप देखें तो, क्योंकि वो सब मर गए 100-150 साल बाद, कोई नहीं बचा होगा उसमें। जो लोग बाद में उस प्रक्रिया में आए, उन्होंने हमारी आपकी कमजोरियों को देख करके व्यापार से बचने की योजना बनाई होगी। तो जिम्मेदार हम आप ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि वो कहें कि विदेशी आप पर कब्जा कर लिए। हम कहीं लापरवाह रहे होंगे, हमने कहीं अपना धर्म ठीक से नहीं निभाया होगा, हमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया होगा, इसलिए उनको हमारी कमजोरी का लाभ उठाने का अवसर मिला होगा। निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा। तो ये आप देखें तो ये एक बणिकवाद का एक बहुत बड़ा, इसका विस्तार से हम लोग अभी जब पढ़ेंगे बणिकवाद तो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है प्रकृतिवाद पढ़ना है। प्रकृतिवाद 18वीं सेंचुरी में आया। वास्तव में फ्रांस में एक विशेष अर्थशास्त्री था जिसने इसकी व्याख्या की, उसने प्रकृति के महत्व को बताया। ठीक है। तो और तीसरा इसके बाद वह स्कूल आया जो सबसे पॉपुलर है, प्रतिष्ठित संप्रदाय, द क्लासिकल स्कूल जिसको आप कहते हैं। अब आप देखें कि 15वीं शताब्दी से शुरू होता है, 18वीं शताब्दी तक हम आ चुके हैं। अब उसमें 18वीं शताब्दी में ही क्लासिकल स्कूल आ जाता है, जिसमें एडम स्मिथ सबसे इम्पॉर्टेंट है। एडम स्मिथ, और इसका कार्यकाल 1723 से 1790 तक। इसलिए बता रहे हैं कि आपके दिमाग में क्रोनोलॉजी होनी चाहिए कि कौन पहले है कौन बाद में है, इससे आपको सिद्धांत पढ़ने में सुविधा होती है। तो एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक आया। एडम स्मिथ ने, इसी ने वास्तव में जो वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी, उसमें इसने पहली बार अगर देखा जाए तो कायदे से एक सिस्टमेटिक, इसीलिए इसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। पूछा जाएगा अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो आप एडम स्मिथ बताते हैं। क्यों? क्योंकि इसी ने सिस्टमेटिक अर्थशास्त्र को एक तरह से प्रस्तुत किया। इसके बाद जो इसके समर्थक हुए उन सबको मिलाकर के इस समुदाय की बात कही गई। जैसे रिकार्डो था और टी.आर. माल्थस था। तो रिकार्डो और माल्थस ये इसके फॉलोअर थे, जिन लोगों ने इसके सिद्धांतों की विवेचना की, उसको जस्टिफाई किया। एडम स्मिथ ने जो बात बिना तर्क और बिना सिद्धांत के कह दी, उसको रिकार्डो ने तर्क के द्वारा सिद्ध किया। अब वो एडम स्मिथ के क्या सिद्धांत थे, रिकार्डो के क्या थे, माल्थस के क्या थे, हम आगे जब पढ़ेंगे विस्तार से
तब देखेंगे। तो एडम स्मिथ 1723 से 1790, रिकार्डो 1772 से 1823, इसके बाद माल्थस 1766 से 1834। तो आप देखें तो ये क्रम है जिस तरह से ये अर्थशास्त्री रहे। और इसके बाद माल्थस के बाद हम उसको नववाद माल्थसवाद का नाम दे देते हैं, और उसमें जेबी से, जेएस मिल और सीनियर का नाम प्रमुख है। जेबी से, सीनियर और मिल। जेबी से का 1767 से 1832 तक, मिल का 1806 से 1873 तक, और सीनियर का 1790 से 1864 तक। अब इसके बाद जो समुदाय आता है उसे हम समाजवादी विचारक। अब देखो क्या हुआ कि क्लासिकल स्कूल तक, इन सबको क्लासिकल या नव माल्थसवाद सबको मिला करके हम प्रादेशिक स्कूल ही मानते हैं। तो क्लासिकल स्कूल तक जो विचारधारा प्रचलित हुई, अब उसके विरोध में कुछ स्कूल, वास्तव में विरोध में नहीं होता है, कुछ दिन जब कोई चीज़ आप जान लेते हैं फिर आपके मन में कुछ नया जानने का मन करता है। कोई सरकार बहुत दिन तक शासन में रहती है तो फिर आप सोचते हैं कि अच्छा इसको हटा करके दूसरे को अवसर देना चाहिए। तो जब कोई चीज़ बहुत दिन तक रहती है तो उसमें अच्छाई बुराई हमको समझ में आने लगती है। तो क्लासिकल स्कूल भी जब कुछ दिन बीत गया तब ये लगने लगा कि इसमें कुछ न कुछ दिक्कत है, और उसके बाद भी कई ग्रुप आए जिन्होंने उसमें या तो संशोधन किया या उसका विरोध किया या उसमें कुछ ऐड किया। तो अगला उसमें जो ग्रुप आया उसे हम सोशलिस्ट कहते हैं, समाजवादी विचारकों का समूह है। इसमें हालांकि बहुत सारे विचारक हैं, सेंट साइमन है, सिस्मोंडी हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लेकिन हमको कार्ल मार्क्स ही पढ़ना है, आपके कोर्स में है वो पढ़ना है कार्ल मार्क्स को। और उसका कार्यकाल है 1818 से 1883 तक। मार्क्स का जो कार्यकाल है वह 1818 से 1883 तक। इसके अलावा दूसरा जो संप्रदाय है उसे हम राष्ट्रवादी एवं ऐतिहासिक संप्रदाय कहते हैं, नेशनलिस्ट या हिस्टोरिकल स्कूल जिसको आप कहते हैं। इस ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट है। लिस्ट का नाम तुमने BA 2 में सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। वहाँ तुमने पढ़ा होगा संरक्षण का सिद्धांत, थियरी ऑफ प्रोटेक्शन। तो थियरी ऑफ प्रोटेक्शन का सबसे बड़ा समर्थक जो था वो लिस्ट था, फ्रेडरिक लिस्ट था। ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्कूल आया वो था सीमांतवादी एवं अन्य विचारक। अब देखो सीमांतवादी एवं अन्य विचारक का मतलब यह है कि इसके पहले, अभी तक तुमने इसके पहले जो भी देखा वहाँ कहीं भी सीमांत शब्द का प्रयोग नहीं होता था। और खास करके जो थियरी ऑफ वैल्यू था और लेबर थियरी ऑफ वैल्यू, मूल्य का श्रम सिद्धांत, क्योंकि इकोनॉमिक्स में मूल्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मूल्य का निर्धारण जो होता था वह लेबर थियरी ऑफ वैल्यू पर होता था, जिसका प्रतिपादन एडम स्मिथ ने किया था। एडम स्मिथ ने लेबर थियरी ऑफ वैल्यू को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और उन्होंने कहा कि किसी वस्तु को बनाने में जितना श्रम लगा होता है वही उसका मूल्य होता है। उसको कहा गया लेबर एम्बॉडीड थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम सन्निहित मूल्य का सिद्धांत। अगर इसको बनाने में 4 घंटे का श्रम लगा है तो इसका मूल्य कितना होगा? 4 घंटे के बराबर। अगर उस 4 घंटे की मजदूरी उसने 100 रुपया ली, जिसका मूल्य क्या हो जाएगा? 100 रुपये। फिर उसको लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसने कहा कि इसे बेचकर जितना श्रम खरीदा जा सकता है उसके बराबर मूल्य होता है। इसका मतलब 4 घंटे का श्रम भले लगा है, लेकिन अगर ये कोई 8 घंटे के श्रम पर खरीदने को तैयार है तो इसका मूल्य क्या हो जाएगा? 8 घंटे के श्रम के मूल्य के बराबर। इसे उसने कहा लेबर कमांडेड थियरी ऑफ वैल्यू, श्रम संरक्षित मूल्य का सिद्धांत। क्या कहा? श्रम संरक्षित मूल्य का सिद्धांत। फिर उसको लगा कि यार केवल लेबर से तो मूल्य नहीं तय हो सकता, किसी भी वस्तु इसको उत्पन्न करने में केवल लेबर थोड़ा लगा है, इसमें कुछ पूंजी भी लगी है, कुछ और भी संसाधन लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ लगी हुई है। तब उसने कहा कि किसी वस्तु के उत्पादन में जितनी भी लागत आई है
सबको जोड़ करके मूल्य निर्धारित होता है। और जब उसने कहा कि लेबर इज ओनली द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कि श्रम ही एकमात्र उत्पादन का साधन है और किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में उसी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी की नहीं है, तो कह तो दिया उसने, लेकिन भाई भूमि और पूंजी को आप कैसे छोड़ सकते हैं? किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में या किसी वस्तु के उत्पन्न होने में केवल श्रम का रोल नहीं है, भूमि का रोल भी है और पूंजी का रोल भी है, तो आप उनकी भूमिका को कैसे नकार सकते हैं? तो इस बात को रिकार्डो ने जब अपनी किताब लिखी तो सिद्ध किया कि कैसे लेबर इज ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, श्रम ही केवल उत्पादन का साधन है, बाकी का कोई रोल नहीं है। कैसे सिद्ध किया उसने कहा कि 3 अगर हम साधन मानते हैं कि श्रम, भूमि और पूंजी, तो जो भूमि है उसको लगान मिलता है, तो उसने यह सिद्ध किया कि लगान तो मूल्य तय होने के बाद निर्धारित होता है, इसलिए मूल्य निर्धारण में लगान का कोई रोल नहीं है, बल्कि मूल्य से लगान तय होता है। आपने लगान का सिद्धांत पढ़ा होगा BA पार्ट 1 में, वहाँ रिकार्डो का लगान सिद्धांत क्या कहता है कि लगान मूल्य से तय नहीं होता, मूल्य लगान से तय नहीं होता, बल्कि लगान का निर्धारण मूल्य से होता है, अर्थात मूल्य के निर्धारण में लगान की कोई भूमिका नहीं है। अब रही बात पूंजी की, तो उसने कहा कि जो पूंजी है यह वास्तव में मेरे भूतकाल का स्टोर्ड अप लेबर ही है, हमने जो पीछे श्रम किया है उसी के परिणाम स्वरूप आज संचित पूंजी है, इसलिए पूंजी का अलग से कोई रोल नहीं है, वो श्रम का ही बदला हुआ रूप है। तो उसने श्रम पूंजी को भी माइनस कर दिया और भूमि को भी माइनस कर दिया और यह सिद्ध कर दिया कि मूल्य निर्धारण में केवल किसकी भूमिका है? श्रम की भूमिका है। तो अभी तक हम मूल्य के श्रम सिद्धांत का अध्ययन करते थे। अब पहली बार सीमांतवादी जब विचारक आए, जिसमें मेंजर, जेवेंस, वॉलरा, विकस्टीट, पैरेटो, बहुत सारे अर्थशास्त्री इसमें शामिल हैं, इन सब लोगों ने यह बताया कि सीमांत का महत्व है और किसी वस्तु का मूल्य सीमांत उपयोगिता पर निर्भर करता है, और कोई वस्तु इसलिए खरीदी जाती है क्योंकि उसमें उपयोगिता पाई जाती है, और मूल्य सीमांत उपयोगिता के बराबर होता है। तो अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया वस्तु के मूल्य निर्धारण का, वो था सीमांत उपयोगिता का, और इसके आधार पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन आपने BA पार्ट 1 में पढ़ा है, किया गया। तो वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आने से अब अर्थशास्त्र में सोचने की दिशा ही बदल गई। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको हम नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं, न्यो क्लासिकल, जिसमें अल्फ्रेड मार्शल, पीगू और कैनन का नाम लेते हैं। या इसने क्या किया कि इसने क्लासिकल स्कूल को और मार्जिनल स्कूल को मिला दिया। मार्शल ने क्या किया, दोनों को मिला दिया, और इसलिए इसे हम नव प्रतिष्ठित संप्रदाय के नाम से जानते हैं, और इसका कार्यकाल 1842 से 1924 तक। ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि मार्शल ही वो पहला व्यक्ति है जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखी, और पहली बार इकोनॉमिक्स में प्रिंसिपल और इकोनॉमिक्स शब्द का उसने प्रयोग किया। ठीक है। इसके अलावा ये इतने हमको पढ़ना है, थिंकर्स हैं जो, इसके अलावा हमको भारतीय आर्थिक विचारकों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। उसमें कौटिल्य का नाम है, जिसको आप चाणक्य कहते हैं, या उनको आप विष्णु शर्मा भी कहते हैं, विष्णु गुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य, दादा भाई नौरोजी, जिसको आप ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, RC दत्त, महात्मा गांधी, गाडगिल और JK मेहता, ये इतने विचारक हैं जिन्हें हमको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में पढ़ना है। ठीक है। अब आप जहाँ तक भारतीय विचारकों की बात है, आप देखें तो जब आप पश्चिमी थिंकर को पढ़ेंगे, यानी यूरोप, जो अभी आपने पूरा इसके पहले डिटेल पढ़ा, और जब अपने थिंकर्स को पढ़ेंगे तो बिल्कुल उसी का अंतर आप देखेंगे कि देश काल और परिस्थिति का। वहाँ के जो थिंकर हैं उनके सोचने का दृष्टिकोण वहाँ पर प्रभावित है, और हमारे जो थिंकर हैं उनके सोचने का दृष्टिकोण हमारे यहाँ प्रभावित है।
हमारे सोचने में कहीं भी भौतिकवाद हावी नहीं है। हमारे सोचने में आध्यात्म पहले है और भौतिक सुख सुविधाएं बाद में है। उनके यहाँ भौतिक सुख सुविधाएं पहले हैं और उनके यहाँ आध्यात्म बाद में है। उनके यहाँ इतना तेजी से विकास कैसे हो गया, उसके पीछे कारण यही है। कारण यह है कि उन्होंने अपने सोच का तरीका भौतिकवादी रखा और उन्होंने अपने यहाँ उद्योग, पुल, सड़क, परिवहन इन पर फोकस किया। जब हमारे यहाँ मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा ये सब बन रहे थे, हमारे अपने देश में देखिए शासन चाहे जिसका रहा हो, लेकिन पैसा खर्च होने का तरीका जरा देखिए। ताजमहल बना, ताजमहल बनने की बुराई नहीं है, लेकिन ताजमहल जैसे हजारों करोड़ों कंस्ट्रक्शन हिंदुस्तान में, इतने बड़े बड़े विशालकाय कंस्ट्रक्शन हुए हैं उस समय हुए, तो निश्चित रूप से उतना सारा पैसा कहाँ लगा। ये तो सही है कि प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में बहुत योगदान इन सब का नहीं है। और उन लोगों ने क्या किया कि उसी समय इंडस्ट्री लगाई उसी पैसे से। तो जब वो इंडस्ट्री लगाया, रेलवे का विकास किया, बाकी डेवलपमेंट किया, सड़कों का विकास किया, तो जाहिर सी बात है कि भौतिकता तेजी से कहाँ बढ़ेगी, उनके यहाँ बढ़ेगी और सोच भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। अच्छा, उनकी सोच में बहुत एथिक्स बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे उस समय प्रिंस का प्रकाशन हुआ, द प्रिंस मैकियावेली का, तो मैकियावेली वो फ्रेंच फिलासफर था, वो ये मानता था कि उद्देश्य महान होना चाहिए, रास्ते कैसे भी हों। तो अब और हमारे यहाँ सीधा सीधा है कि रास्ता बहुत पवित्र हो और किसी भी कीमत पर गलत रास्ते से बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं किया जा सकता। तो अब कितना विरोध है दोनों में। और उनके यहाँ क्या था कि उन्होंने कह दिया कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। अच्छा, तो राष्ट्र से बड़ा अब किसी के सामने कौन सा धर्म हो सकता है भाई। बहुत पवित्र बात हो गई ना कि राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए। अब राष्ट्र को मजबूत होना चाहिए, बात तो बड़ी पवित्र हो गई। अब इसके लिए अगर इनका गर्दन काट देना पड़ता है तो काट दो, ये तो बहुत छोटा सा काम है, क्योंकि उद्देश्य तो हमारा कैसा है। तो इसलिए उनके यहाँ वार और वारफेयर उनके कॉमन प्रैक्टिस में शामिल हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसलिए वहाँ की थियरी हो गई। पड़ोसी पर कब्जा करना उनका उद्देश्य हो गया, क्योंकि उद्देश्य क्या था, राष्ट्र को मजबूत करना भाई। तो जितने भी गलत काम उन्होंने किए उन सब के पीछे लॉजिक क्या थी, राष्ट्र को मजबूत करना। और हमारे आपके यहाँ तो बिल्कुल ऐसा नहीं भाई, किसी की मजबूरी का फ़ायदा ही नहीं उठाना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसे भी उदाहरण है कि अगर कोई मजबूरी में एक किसान अपनी बेटी की शादी के लिए अपना सरसों बेच देता है समय से पहले, साहूकार खरीदता है और पूछता है क्यों बेच रहे हो, अभी तो समय नहीं बेचने का है, तो कहता है मुझे लड़की की शादी करनी है, मेरे पास पैसा नहीं है, यानी मजबूरी में बेच रहा है। साहूकार उससे सामान खरीद लेता है और जब उसको बेचता है तो जितना फायदा कमाता है लाकर उसको वापस कर देता है कि तुम्हारी मजबूरी का हम व्यापार नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये संस्कार है तुम्हारे देश का, और एक तरफ यह है कि अपने स्वार्थ के लिए किसी का गला भी काट देना पड़े तो कोई बुरी बात। तो जाहिर सी बात है विकास कहाँ ज़्यादा होगा, वही होगा। हमारे आप क्या नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आप के यहाँ तो ज़्यादा चीज़ें हमारे स्वभाव से, व्यवहार से, बहुत सारा काम हम इसलिए नहीं करते हैं कि छोड़ो किसी का नुकसान हो जाएगा। उनके यहाँ ऐसा नहीं है। तो उनकी जो देश काल परिस्थिति थी उस पर उन्होंने विकास किया। उनके यहाँ ये बिल्कुल बुरा नहीं था कि रास्ता कैसा भी हो, उद्देश्य महान होना चाहिए। हमारे यहाँ उद्देश्य तो महान होना ही चाहिए, रास्ता उससे भी ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। हाँ भाई, हम लोग तो यही पढ़ाया गया हमको ना, हमको तो यही बताया गया, जीवन भर हम यही जानते हैं। तो हमसे कोई काम करने के पहले, हमको गलत काम करने के पहले 100 बार सोचना पड़ता है, करें न करें, करें न करें। ठीक है, कोई जाने न जाने, लेकिन हम तो जान रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए जो हमारे थिंकर्स हैं, चाहे वो कौटिल्य हों, चाहे गांधी जी का पूरा अर्थशास्त्र देखो किस पर आधारित है। वो नैतिकता, मानवता, सेवा, समर्पण, त्याग, आदर्श पर। तो आदर्श का अर्थशास्त्र से कोई तालमेल बनता नहीं व्यवहार में। पढ़ने के लिए तो अच्छा लगता है, ठीक है पढ़ लीजिए आप, लेकिन व्यवहार में जब आप जाएंगे तो फिर दिक्कत होगी। आप ये सारे सिद्धांत और दर्शन लेकर के जब आपसे तुलना करनी होती है तो तुलना अमेरिका से ही करते हैं, आप ब्रिटेन से करते हैं, फ्रांस से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, तो उनसे आप कहाँ लड़ पाएंगे भाई। उनका व्यवहारिक अर्थशास्त्र है, हमारा आदर्श अर्थशास्त्र है। तो ये दिक्कत, तो हमारे थिंकर भी आप देखिएगा, इन्होंने क्या बात कही और उन्होंने क्या कही, तो आप देखेंगे कि दोनों की तुलना भी आप कर सकते हैं।
कि क्या अंतर था क्या अंतर नहीं था। 6th पीरियड में आप वर्णिकवाद हम लोग पढ़ेंगे।